Hello everyone, welcome to Civil Staff Teaching Exam. So in this session, we are going to discuss about the questions regarding sea urchin fertilization and cleavage. ठीक है, तो sea urchin में fertilization कैसे होती है and cleavage कैसे होती है उसके बेसिस पर, क्योंकि ये वाला टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके ऑलरेडी नेट में आ चुके हैं एंड चांसेस हैं आगे भी आते रहेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे ड्रोसोफिला है वैसे ही सी अर्चिन है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। कुछ पीवाईक्यूज जो ऑलरेडी आ चुके हैं वो भी देखेंगे, साथ ही कुछ न्यू क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। सो बिफोर प्रोसीडिंग, एचपी टीजीटी कमीशन, एचपी पीजीटी कमीशन या DSSB टीजीटी की अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हैं, सो देयर आर बैचेस अवेलेबल एट सिविल स्टाफ, यू कैन ज्वाइन देम। आप जो ऐप है प्ले स्टोर पे वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही जो नंबर दिया गया है कोई भी इंफॉर्मेशन इस नंबर पे कॉल करके भी ले सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच क्लीवेज पैटर्न डज अ सी अर्चिन डिस्प्ले। अब देखो, सी अर्चिन का आपको पूरी, आप बोल सकते हो, डेवलपमेंट जो है वो स्टडी करनी पड़ेगी, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। एंड डेवलपमेंट में मेजरली फर्टिलाइजेशन एंड क्लीवेज पे जो है आपके क्वेश्चंस रहेंगे, एंड फर्टिलाइजेशन में ही आपका पॉलीस्पर्मी का कॉन्सेप्ट भी आता है। सो इसमें आपको ये सब जो है ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो नाउ यू कैन सी ये आपका क्वेश्चन कहाँ से आया है, क्लीवेज से आया है। अब क्लीवेज जो है डायरेक्ट अगर मैं बताऊं तो एक आपके पास एक चार्ट आता है, उसमें हर एक कंपाइल चार्ट है फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कि मैमल्स में कैसी है, काइनोडर्म्स में कैसी है, नेमेटोड्स में कैसी है, एम्फीबियंस में कैसी है, उस चार्ट को आप लर्न कर लो, वहां से आपके ये सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे। सो यहाँ पे पूछा गया है सी अर्चिन का क्लीवेज पैटर्न कौन सा है, कौन सी बेसिकली क्लीवेज जो है वो उसमें होती है। इज इट होलोब्लास्टिक रोटेशनल, मीरोब्लास्टिक रोटेशनल, होलोब्लास्टिक रेडियल या फिर मीरोब्लास्टिक रेडियल। नाउ एज यू नो, क्लीवेज आपकी जो है वो कितने टाइप्स की हो सकती है। इट कुड बी होलोब्लास्टिक, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट क्लीवेज, एंड मीरोब्लास्टिक। ठीक है, अब होलोब्लास्टिक मतलब कंप्लीट, मीरोब्लास्टिक इनकम्प्लीट। होलोब्लास्टिक कौन से ऑर्गेनिजम्स में होती है जिनका आप बोल सकते हो एग में योग कंटेंट बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे देखो योग कंटेंट कम होगा तो क्लीवेज फरो जो है वो इनहिबिट नहीं होगा, या योग जो है वो इनहिबिट नहीं करेगा क्लीवेज को, और क्लीवेज आपको टोटल कंप्लीट देखने को मिलेगी। सो दैट्स व्हाई हम इसको होलोब्लास्टिक बोलते हैं। एंड ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें क्या होता है, जिसमें योग का कंटेंट ज्यादा होता है, जैसे अगर हम इंसेक्ट्स की बात कर ले या फिर हम चिक एग जो होता है उसकी बात कर ले, तो वहां पे क्या है, आपको कंप्लीट क्लीवेज नहीं देखने को मिलती। वाई? क्योंकि योग जो है मेजर फैक्टर होता है जो कि क्लीवेज पैटर्न को इनहिबिट करता है। सो सी अर्चिन कहां से बिलोंग करता है, सी अर्चिन अकाइनोडर्म, बेसिकली जो अकाइनोडर्मेटा है आपका फाइलम, वहां से बिलोंग करता है। ठीक है, और अकाइनोडर्मेटा में आपके कौन से आते हैं, जो ऑर्गेनिज्म जिनपे स्पाइनी स्ट्रक्चर्स जिनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो बेसिक चीजें हैं सी अर्चिन के बारे में, ये आपको इतना पता होना चाहिए। नाउ अगर हम बात करें कि कौन सी क्लीवेज होती है, तो कंप्लीट क्लीवेज जो है वो सी अर्चिन में देखी जाती है, मींस होलोब्लास्टिक होगी। ठीक है, होलोब्लास्टिक इतना पता लग गया हमें, सेकेंड और फोर्थ यहां से आपकी एलिमिनेट हो गई। नाउ होलोब्लास्टिक में भी कौन सी होगी, सो दैट इज बेसिकली रेडियल होलोब्लास्टिक। ठीक है, ऑप्शन 3 जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगर हम देखें कौन सी होती है रेडियल होलोब्लास्टिक, सो यू कैन सी ये आपकी होलोब्लास्टिक है। ठीक है, होलोब्लास्टिक में भी देखो ये रेडियल है, जो कि अकाइनोडर्म्स और एम्फियोक्सिस में होती है। सो अकाइनोडर्म्स में ही आपका सी अर्चिन आता है। सो यहाँ पे सो ये चार्ट है कंप्लीट, ये हाफ चार्ट है, हाफ और भी है, जैसे मीरोब्लास्टिक का जो है वो आपका अलग से है। ठीक है, ये होलोब्लास्टिक का है, मीरोब्लास्टिक का, दोनों चार्ट आप लर्न कर लो। मेजोरिटी ऑफ द क्लीवेज के क्वेश्चंस आपके यहीं से सॉल्व होने वाले हैं। नाउ अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखो स्पाइरल भी होती है होलोब्लास्टिक स्पाइरल, वो एनालिड्स में होती है, जो आपकी अर्थ फॉर्म्स हैं, फ्लैट फॉर्म्स में होती है। बाइलेटरल आपकी बाइलेटरल होलोब्लास्टिक ट्यूनिकेट्स में है। मैमल्स की मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सो कौन सी आती है, दैट इज रोटेशनल होलोब्लास्टिक। राइट, सो दैट वाज आवर आंसर कि कौन सी क्लीवेज बेसिकली यहाँ पे देखने को मिलती है। नाउ सेकंड क्वेश्चन आपका है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट फर्टिलाइजेशन अकरिंग इन सी अर्चिन्स। अब सी अर्चिन्स में फर्टिलाइजेशन होती है, उसके रिगार्डिंग आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स मेंशन है, आपको पिक करना है ऑल करेक्ट स्टेटमेंट्स। सो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। ए स्टेटमेंट है दैट कीमो अट्रैक्शन ऑफ स्पर्म टू द एग इज मीडिएटेड बाय स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड्स लाइक बिंडिन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि कीमो अट्रैक्शन, अब पहले तो आपको देखो
सारा अगर आप थ्योरी पढ़ के आओगे तो ये टर्म से आप फेमिलियर होगे कि व्हाट इज कीमो अट्रैक्शन, हम किसकी बात कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो कीमो अट्रैक्शन अगर मैं बताऊं मींस कीमो जो वर्ड है वो रिलेटेड है कहीं ना कहीं केमिकल से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, अगर मैं सी अर्चिन की बात करूं, सी अर्चिन में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब कहाँ पे टेक प्लेस करेगी, वो वाटर में होगी बेसिकली, ठीक है। वाटर में होगी, वहीं पे स्पर्म्स रिलीज होंगे, वहीं पे एग होंगे, वहीं पे फ्यूजन होगा। नाउ अब अगर मैं बात करूं वाटर बॉडी है, वहां पे एग्स हैं, स्पर्म्स हैं, लेकिन इट डजंट मीन कि ओनली सी अर्चिन के ही एग स्पर्म्स वहां पे प्रेजेंट है, पॉसिबिलिटी है कि किसी और ऑर्गेनिजम्स के भी हो सकते हैं। तो अब क्या है, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे और भी स्पर्म्स, और भी स्पीशीज के स्पर्म्स जो है वो प्रेजेंट है, सेम एग भी प्रेजेंट है, तो इस स्पर्म को कैसे पता लगेगा कि मेरी स्पीशीज वाला कौन सा है, ठीक है। तो वो स्पेसिफिसिटी होना बहुत नीडेड है, कंपलसरी है, तभी क्या है एक्चुअल फर्टिलाइजेशन की फिनोमिना जो है, प्रोसेस जो है वो पूरी हो पाएगी ना। उस स्पेसिफिसिटी को बेसिकली मेंटेन करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे कीमो अट्रैक्शन का फिनोमिना होता है। नाउ व्हाट इज कीमो अट्रैक्शन, कीमो अट्रैक्शन मींस जो एग है वो क्या करेगा, कुछ केमिकल्स की सिक्रीशन करेगा जिससे स्पर्म जो है वो अट्रैक्ट होगा कि ये मेरी स्पीशीज का एग है बेसिकली, मुझे इसको फर्टिलाइज करना है, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली कीमो अट्रैक्शन। सेम सी अर्चिन के साथ भी होता है, इसके केस में भी होता है, व्हाई, बिकॉज इसका भी मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है दैट इज एक्सटर्नल। ना अगर हम बात करें, यहाँ पे बोला गया है कीमो अट्रैक्शन ऑफ स्पर्म टू द एग इज मीडिएटेड, ठीक है, ये होती है, ये हमने देख लिया। तो इसको मीडिएट कौन करता है, दैट इज मीडिएटेड बाय स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड्स, SAPs, सैप्स भी हम इनको बोलते हैं, स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड्स। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज बोली है बिंडिन, लेकिन वो बिंडिन नहीं होता, वो कौन से होते हैं, दे वर नोन एज रिसेप्ट, ये गलत हो गया, उनको हम रिसेप्ट बोलते हैं। जो सैप्स हैं वो रिसेप्ट हैं, और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो एग जेली में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हमने थ्योरी में पढ़ा है कि एग में प्रेजेंट होंगे, रिसेप्ट होंगे और वो अट्रैक्ट करेंगे। सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई। तो अब देखो ए यहां से ही हमारा आंसर आ जाता है एलिमिनेशन से, ठीक है। लेकिन बी स्टेटमेंट देखते हैं, एक्सोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म एक्रोसोमल वेसिकल्स एंड रिलीज ऑफ एंजाइम्स अकर, बिल्कुल ठीक है ना, एक्रोसोमल रिएक्शन होता है जिससे एंजाइम जो स्पर्म के अंदर है, कंटेंट जो है बेसिकली वो रिलीज हो जाता है, सो दैट इज ट्रू। सी है द कैपेसिटेटेड स्पर्म अंडरगोज एक्रोसोम रिएक्शन, बिल्कुल करेक्ट है, पहले स्पर्म को मैच्योरिटी गेन करनी पड़ती है। नाउ कैपेसिटेशन की हम बात करें, मीन स्पर्म क्या करेगा, मैच्योरिटी अटेन करेगा, मैच्योरिटी गेन करेगा टू फर्टिलाइज द एग, उसके बाद वहां पे एक्रोसोम रिएक्शन देखने को मिलेगा, दैट इज ऑल्सो ट्रू। डी स्टेटमेंट है द एक्रोसोम प्रोटीन मीडिएटिंग द क्रिटिकल स्पीसीज स्पेसिफिक बाइंडिंग इवेंट इज रिसेप्ट। अब यहाँ पे बोला गया है रिसेप्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, एक्रोसोमल प्रोटीन है, बट ये इनकरेक्ट है। एक्रोसोमल प्रोटीन जो सारे रिएक्शन को मीडिएट कर रही है दैट इज बेसिकली बिंडिन। तो स्पर्म के पास जो होती है वो बिंडिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, एंड जो एक्टिवेट आप बोल सकते हो सैप है, स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड्स है, वो रिसेप्ट है। एंड इस बिंडिन के लिए एग के पास रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, दे आर द EBR1, ये हम आगे भी देखेंगे कौन से रिसेप्टर हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों, क्योंकि वो रिसेप्ट नहीं है, वो बिंडिन है। नाउ ई स्टेटमेंट है द स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी इज अकम्प्लिश्ड बाय कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन, दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। सो ट्रू हमारी कौन सी हो जाती है, दैट इज A, C and E, सॉरी B, C and E is incorrect, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बिंडिन नहीं है, रिसेप्ट है। सो आपकी स्टेटमेंट B, C and E जो है वो करेक्ट हो जाती है, मींस ऑप्शन 3 आपकी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाती है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें, दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स एंड दिस इज ट्रू, ठीक है, ये स्टेटमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है which one of the following provides rapid block to polyspermy during sea urchin fertilization। अब पॉलीस्पर्मी क्या होता है, पॉलीस्पर्मी मींस कि एक सेल जो एक स्पर्म है बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये एग है और यहाँ पे एक स्पर्म आया और उसने क्या किया, इसको फर्टिलाइज कर दिया बेसिकली। अब फर्टिलाइज कर दिया, नाउ पॉसिबिलिटी क्या है कि और भी स्पर्म्स यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उनकी भी एंट्री के चांसेस हो सकते हैं। अगर एक से ज्यादा स्पर्म एंटर कर जाता है और फ्यूज कर जाता है एग के न्यूक्लियस को, उस कंडीशन को हम बोलते हैं दैट इज पॉलीस्पर्मी। पॉली मींस मैनी, स्पर्मी मींस स्पर्म, मैनी स्पर्म्स विल
फ्यूज द एग, ठीक है, उसको प्रिवेंट करना होता है। क्यों प्रिवेंट करना होता है? बिकॉज दैट इज नॉट नॉर्मल, पॉलीस्पर्मी इज नॉट नॉर्मल, वहां से आपको एबनॉर्मल बेसिकली जाइगोट जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोला गया है कि कैसे जो है पॉलीस्पर्मी की प्रिवेंशन होती है, वो भी रैपिड ब्लॉक। अब अगर आपने थ्योरी डिटेल में पढ़ी होगी तो वहां पे आपको पढ़ाया जाता है कि पॉलीस्पर्मी के दो ब्लॉक्स आते हैं, वन इज फास्ट ब्लॉक एंड सेकंड वन इज स्लो ब्लॉक। यहाँ पे रैपिड ब्लॉक, फास्ट ब्लॉक से क्वेश्चन आपके पास आया है। तो फास्ट ब्लॉक में क्या होता है? wave of calcium release, cortical granules release the contents, depolarization of egg membrane या फिर formation of fertilization membrane। so आपका जो calcium release, cortical granules and this, ये तीनों जो हैं ये स्लो ब्लॉक के हैं, ठीक है, ये सारे स्लो ब्लॉक के हैं। जब हम स्लो ब्लॉक देखेंगे तो वहां पे आप देखोगे कि स्लो ब्लॉक में ये सारी चीजें होती है, दैट इज कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन जो है बेसिकली वो स्लो ब्लॉक में होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? डीपोलराइजेशन हो रही है। नाउ व्हाट इज डीपोलराइजेशन? मतलब जो एग मेम्ब्रेन है उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहले कितना था? -70 मिलीवोल्ट, ठीक है। और माइनस हम क्यों लेते हैं अगर मैं ये भी बता दूं, जैसे ये एक सेल है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। अब हम कंपैरेटिवली क्या करते हैं कि सेल की जो मेम्ब्रेन है उसमें इंटीरियर साइड क्या है? आपके पोटेशियम आयंस जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, के पॉजिटिव। बेशक वो पॉजिटिव हैं लेकिन उनमें पॉजिटिव सिर्फ 1 पॉजिटिव चार्ज है, बाकी यहाँ पे कितने प्रेजेंट होंगे? सोडियम होंगे, कैल्शियम होंगे, मैग्नीशियम होंगे। तो कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो आउटसाइड में ज्यादा है। सो उस कंपैरिजन में हम क्या बोलते हैं कि इनसाइड जो है दैट इज नेगेटिव, ठीक है। होता नेगेटिव नहीं है लेकिन हम इसको कंपैरेटिवली के केस में हम क्या बोलते हैं? दैट कंपैरेटिवली ये लेस पॉजिटिव है, लेस पॉजिटिव को हम नेगेटिव जो है वो बोल देते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे देखो पहले नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब कम है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही स्पर्म ऐड हुए, स्पर्म ऐड मतलब जहां पे फर्स्ट फ्यूजन जो था वो हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गई। नाउ मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो आपका पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो गया, ये +20 जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्यों शिफ्ट हुआ? क्योंकि पॉजिटिव जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल है तब कोई भी स्पर्म जो है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके नहीं आ सकता। सो दैट इज बेसिकली ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी की। अगर कोई स्पर्म है, अगर यहाँ पे सपोज करो ये यहाँ पे मेम्ब्रेन है, एक स्पर्म एंटर करके यहाँ पे फ्यूज कर चुका है, बाकी और भी स्पर्म है, अब इसने क्या किया? इसने अपना मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज कर लिया, नेगेटिव से क्या कर लिया? वो पॉजिटिव की साइड कर लिया। अब पॉजिटिव की साइड कर लिया तो कोई भी स्पर्म यहाँ पे अटैच होगा वो क्रॉस नहीं कर सकता पॉजिटिव मेम्ब्रेन को। सो दैट इज अ ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी एंड दैट इज अ फास्ट ब्लॉक। फास्ट ब्लॉक मींस 1 से 3 सेकंड के बीच में ही ये वाला ब्लॉक जो है ये ऑपरेट हो जाता है, फंक्शनल हो जाता है विद इन 1 to 3 सेकेंड्स, ठीक है। ये है फास्ट ब्लॉक। अगर स्लो ब्लॉक की हम बात करें, आगे आई थिंक क्वेश्चन है स्लो ब्लॉक पे, वहां पे हम डिस्कस करेंगे। सो ऑप्शन कौन सी हो जाएगी आपकी? ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन इन सी अर्चिन एग इन्वॉल्व्स कैल्शियम रिलीज फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन reactivation. The major molecule responsible for releasing calcium from intracellular stored is. Now बोला क्या गया है कि कैल्शियम का रिलीज जो है वो मस्ट है। मस्ट कब है? जब आपका चल रहा होता है दैट इज स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, ठीक है, स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। अब स्लो ब्लॉक की हम क्यों बात करते हैं, क्यों हमें रिक्वायर्ड है? क्योंकि देखो हमने बोला कि फास्ट ब्लॉक में मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो परमानेंटली चेंज रहेगा, वो फॉर सम सेकेंड्स या फ्यू मिनट्स के लिए आप बोल सकते हो चेंज रहता है, उसके बाद तो नॉर्मल होने वाला है। नॉर्मल होने वाला है तो पॉसिबिलिटी है कि कोई और स्पर्म जो है वो एंटर कर सकता है, ठीक है। सो हमें श्योरिटी के लिए कि एक ब्लॉक ठीक है लेकिन उसके पास आपको श्योरिटी नहीं मिल रही, एश्योर नहीं हो कि हाँ पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट हो गई। सो उस श्योरिटी के लिए क्या करना पड़ता है? आपका नेक्स्ट ब्लॉक आता है दैट इज स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी एंड दिस इज द परमानेंट ब्लॉक। इसको आप परमानेंट ब्लॉक भी बोल सकते हो, ठीक है। दिस इज द परमानेंट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। इसमें मेजरली क्या होता है? इसमें एक रिएक्शन होता है दैट इज कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन, ठीक है। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन होता है जिसमें जो एग है, एग की अगर हम बात करें उसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। जैसे ही स्पर्म एंट्री कर गया तो उसके बाद क्या होता है?
जो आप बोल सकते हो बेसिकली ग्रेन्यूल्स जो है वो अपना कंटेंट जो है वो रिलीज करते हैं। कंटेंट रिलीज करके उसके बाद रिएक्शन होता है, जो एक मेम्ब्रेन है बाहर वाली विटिलाइन वो हार्डन हो जाती है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो जाती है, बहुत सारे चेंजेस बेसिकली जो है वो एग में देखे जाते हैं और उसको हम एक टर्म देते हैं दैट इज एग एक्टिवेशन, ठीक है, और उसको हम बोलते हैं दैट इज स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। अब उसके लिए क्या चाहिए होता है, एक मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होता है दैट इज कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम रिक्वायर्ड है इस पूरे प्रोसेस के लिए आप बोल सकते हो। तो कैल्शियम यहाँ पे बोला गया है कहाँ से, कौन सा एक पाथवे जो है वो चलता है, या फिर आप बोल सकते हो कौन सा एक मॉलिक्यूल है जो उस कैल्शियम को रिलीज करवाने के लिए हेल्पफुल होता है। तो सेल सिग्नलिंग में भी आप ये पाथवे पढ़ते हो दैट इज IP3 डैग पाथवे, ठीक है, IP3 डैग पाथवे, ये आप सेल सिग्नलिंग में भी आप ये पाथवे पढ़ते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जोना पेलिसुडा ग्लाइकोप्रोटीन्स नहीं, प्रोटामाइंस नहीं, इनोसिटोल 145 ट्रिस फॉस्फेट, हाँ जी, ये दैट इज बेसिकली IP3 इनोसिटोल 145 ट्रिस फॉस्फेट, ठीक है, ये है आपका IP3। अब ये रिलीज करवाता है कैल्शियम को फ्रॉम द ER दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ऑप्शन 3 हमारी करेक्ट है। देख लेते हैं कैसे चलता है। अब यहाँ पे देखो स्पर्म बाइंड कर गया, उसके बाद क्या हुआ, दो ब्लॉक्स आएंगे दैट इज फास्ट ब्लॉक एंड स्लो ब्लॉक। अब फास्ट ब्लॉक की मैं बात करूं, यहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो चेंज हो रहा है। चेंज कैसे होगा, एक तो आपके आप बोल सकते हो पोटेशियम अंदर है, साथ में सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स होता है, मीन सोडियम आयंस बाहर से अंदर की साइड आएंगे। अब अंदर की साइड आएंगे तो वहां पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, दैट्स व्हाई आपके मेम्ब्रेन का पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव साइड शिफ्ट होगा एंड दैट इज बेसिकली द फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, दैट इज ट्रू, फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट हम बात करें, अब यहाँ पे क्या हुआ, स्लो ब्लॉक के लिए, स्लो ब्लॉक के लिए क्या होता है, काइनेज की स्टिमुलेशन होती है। काइनेज बेसिकली क्या है, एक एंजाइम है, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका PLC बीटा जो है उसको बेसिकली जो है एक्टिवेट करती है। PLC बीटा क्या करता है, दो कंपोनेंट्स में ब्रेक होता है दैट इज IP3 एंड डैग। अब IP3 जो है वो ER में एंटर कर जाता है और वहां से कैल्शियम का रिलीज करवाता है एंड बेसिकली दैट विल लीड टू द स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। सो ये आपका रिएक्शन है स्लो ब्लॉक के लिए। मेजरली कौन सा फैक्टर था, दैट इज IP3, ये आपने याद रखना है, ठीक है। सो ये है आपका स्लो ब्लॉक एंड बाकी डैग जो है फर्दर आपके जो प्रोटीन काइनेज है उसकी एक्टिवेशन एंड बेसिकली नेक्स्ट आप बोल सकते हो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारे मैकेनिज्म आप चैप्टर 4 में भी पढ़ते हो इन सेल सिग्नलिंग एंड यहाँ पे इन शॉर्ट में आपके पास कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन है कि कैसे चीजें, क्योंकि IP3 डैग जो है मेजोरिटी ऑफ द आप बोल सकते हो सिनेरियोस में यूज होगा, जहां से भी कैल्शियम का रोल आएगा बेसिकली यहीं पे आता है। स्पर्म को कैल्शियम चाहिए होता है फॉर मूवमेंट, तो यहाँ पे IP3 डैग पाथवे जो है वो ऑपरेट होता है, यू कैन से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, which of the following is a species specific protein in sea urchin which plays important role in recognition during acrosomal reaction। अब यहाँ पे बोला गया है कि कौन सी ऐसी प्रोटीन है, स्पीसीज स्पेसिफिक प्रोटीन है जो कि रेकोगनाइज करने में हेल्प करती है ड्यूरिंग एक्रोसोमल रिएक्शन। कि रेकोगनाइज किसको करना है, बेसिकली एग को करना है। ये प्रोटीन किसके पास प्रेजेंट होगी, स्पर्म के पास प्रेजेंट होगी और इस प्रोटीन को हम बोलते हैं दैट इज बिंडिन, ठीक है, इस प्रोटीन को हम बोलते हैं दैट इज बिंडिन। कहां पे प्रेजेंट होती है, स्पर्म के एक्रोसोमल रीजन के पास प्रेजेंट होती है। अब एक और मैं आपको चीज बता दूं, स्पर्म के पास क्या प्रेजेंट होगी, अगर मैंने यहां पे बोला स्पर्म के पास क्या प्रेजेंट होता है, बिंडिन, जो कि एज अ लिगेंड एक्ट करती है। लिगेंड रिसेप्टर का सभी जगह बेसिकली चीज आएगी एंड अगर मैं एग की बात करूं, एग के पास क्या है, रिसेप्टर है फॉर बिंडिन, ठीक है। उस रिसेप्टर को हम क्या बोलते हैं, दैट इज EBR1। ये भी आपने याद रखना है, दिस इज द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि क्या क्या चीजें जो है वो बेसिकली आपकी उसमें होती है, ठीक है। सो ये आपने याद रखना है कि स्पर्म के पास प्रोटीन होती है बिंडिन, जो कि एज ए लिगेंड एक्ट करती है एंड वो बाइंड किससे करती है, जो एग के पास रिसेप्टर होते हैं इस बिंडिन के लिए, दैट रिसेप्टर इज नोन एज EBR1। ये इंफॉर्मेशन है, ये आपके आप बोल सकते हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्पफुल होगी।
So here you can see that is bindin and that is present on the acrosomal region. And यहाँ पे देखो acrosomal reaction हो रहा है, ये bindin जो है ये exposed है and ये help करेगी recognize करने में egg को कि कहाँ पे basically जो है इसी की species का egg जो है वो present है. Next is in echinoderm sperm direction is provided by. अब sperm को direction कौन basically provide करता है echinoderms मतलब sea urchin में, तो यहाँ पे है that is calcineurin, bindin, resac, EBR1. अब देखो बिंडिन क्या है, बिंडिन तो बेसिकली आप बोल सकते हो प्रोटीन है जो कि स्पर्म के पास प्रेजेंट है, जो कि बाइंडिंग में एक्रोसोम रिएक्शन में हेल्प करेगी. ठीक है, सो ये तो नहीं हो सकता. अगर हम EBR1 की बात करें, वो इसके लिए रिसेप्टर है, इसके साथ बाइंड करेगी, ये भी नहीं हो सकता. ऐसा कुछ हमने पढ़ा भी नहीं है ना. तो रिसेप्ट की अगर हम बात करें, रिसेप्ट को हमने क्या बोला था, दैट इज अ सैप्स, स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड, वो है रिसेप्ट, है ना. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि स्पर्म को डायरेक्शन मतलब ये अट्रैक्ट करेगा उसको अपनी साइड और उसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा. सो ऑप्शन 3 जो है वो आपकी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, कैसे चीजें जो है वो चल रही है. Next is successful fertilization in sea urchin demands specific interaction between proteins and receptors of sperm and eggs. In view of the above, which one of the following combination is correct? आपके पास बोला गया है कि यहाँ पे स्पीसीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन जो है वो बेसिकली देखी जाती है, लेकिन आपको बताना है कौन सी स्पीसीज जो है किसके साथ स्पेसिफिसिटी जो है वो दिखाती है. ठीक है, अब बोला गया है बिंडिन इन एक्रोसोम. क्या एक्रोसोम के पास बिंडिन होता है? बिल्कुल होता है, यहां तक करेक्ट है. एंड बिंडिन रिसेप्टर्स ऑन एग विटेलाइन मेम्ब्रेन, ये भी करेक्ट है. और उस रिसेप्टर को भी हम क्या बोलते हैं, दैट इज EBR1. ठीक है, ये भी आपने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रखनी है. ये हमें ठीक लग रही है, लेकिन हमें पूरी श्योरिटी के लिए चारों स्टेटमेंट्स पढ़नी है. हो सकता है इससे भी अप्रोप्रिएट जो है वो आपके सामने कोई स्टेटमेंट आ जाए. नाउ सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बाइंडिंग इन एग मेम्ब्रेन, सॉरी बिंडिन इन एग मेम्ब्रेन. क्या बिंडिन एग मेम्ब्रेन के पास है? वो तो स्पर्म के पास है, गलत हो गई. एंड बिंडिन रिसेप्टर इन एक्रोसोम्स, नो. रिसेप्ट ऑन एग जेली, हाँ जी, रिसेप्ट तो एग जेली के पास होती है, दैट इज ट्रू. एंड बिंडिन ऑन स्पर्म मेम्ब्रेन, ये तो बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है. लेकिन क्या रिसेप्ट और बिंडिन की अट्रैक्शन होती है या बाइंडिंग होती है? बिंडिन तो बिंडिन रिसेप्टर जो है EBR1 उसके साथ बाइंड करेगी. रिसेप्ट तो क्या है, एक स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड है. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन अगर हम स्पीसीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन की बात करते हैं उस व्यू पॉइंट से ये गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि इन दोनों के बीच में बाइंडिंग जो है वो नहीं देखी जाएगी. नाउ फोर्थ स्टेटमेंट की हम बात करें, प्रोटियोसोम्स ऑन एग मेम्ब्रेन एंड कॉम्प्लेक्स शुगर्स ऑन स्पर्म मेम्ब्रेन, दैट इज नॉट ट्रू. ऑप्शन 2 जो सॉरी ऑप्शन 1 जो है वहां पे आपकी करेक्ट ऑप्शन है. यहाँ पे देखो दिस इज करेक्ट, बाकी तीनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पॉलीस्पर्मी रिजल्ट्स व्हेन 2 और मोर स्पर्म्स फर्टिलाइज्ड इन एग. ये हमने देखा. इट इज यूजुअली लीथल since it results in blastomeres with different numbers and types of chromosomes. ट्रू है ना, क्योंकि ये लीथल है, ये डेथ कॉज कर सकती है. एबनॉर्मल आपको बेसिकली एम्ब्रियो जो है वो देखने को मिलेगा. Many species therefore have 2 blocks to polyspermy. ठीक है, 2 होते हैं, दैट इज फास्ट ब्लॉक एंड स्लो ब्लॉक. उसी के केस में सी अर्चिन के केस में कुछ स्टेटमेंट्स जो है वो मेंशन है. स्टेटमेंट 1 क्या है, the fast block is immediate and cause the egg membrane resting potential to rise, which does not allow the sperm to fuse with the egg and is mediated by influx of sodium ions. ठीक है, तो ठीक है, कैसे है कि एक तो इमीडिएट है, जल्दी से हो जाता है. नेक्स्ट क्या है कि एग मेम्ब्रेन का रेस्टिंग पोटेंशियल इंक्रीज होता है, मींस नेगेटिव से पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है, दैट इज आल्सो करेक्ट. व्हिच डज नॉट अलाउ स्पर्म टू फ्यूज विद एग. अब जब रेस्टिंग पोटेंशियल पॉजिटिव है तो स्पर्म जो है वो एंटर ही नहीं कर सकता, फ्यूजन बेसिकली वहां पे नहीं हो सकता. एंड इज मीडिएटेड बाय इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, बिल्कुल करेक्ट है. Na पॉजिटिव जो थे वो इनसाइड आ रहे थे, उसकी वजह से आपको मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है उसमें चेंज देखने को मिल रहा था. सो ए स्टेटमेंट इज ट्रू. ठीक है, बी की हम बात करें, द फास्ट ब्लॉक इज इमीडिएट and cause the egg membrane resting potential to rise, which does not allow the sperm to fuse with the egg and is mediated by efflux. देखो पूरी स्टेटमेंट ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 2 वर्ड्स को ट्विस्ट करके यहाँ पे आप बोल सकते हो, यहाँ पे दिया गया है, एक में इनफ्लक्स है, एक में ईफ्लक्स है. मींस सोडियम बाहर जाते हैं, ईफ्लक्स मींस बाहर जाएंगे. अगर बाहर जाएंगे, ऑलरेडी बाहर है और अंदर से बाहर कहाँ जाएंगे, क्योंकि अंदर तो पोटेशियम है, तो बाहर से अंदर आएंगे, इनफ्लक्स बेसिकली होता है. सो दैट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट.
नेक्स्ट सी स्टेटमेंट है द स्लो ब्लॉक और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन इज मीडिएटेड बाय कैल्शियम आयंस, बिल्कुल ट्रू है। अभी हमने देखा स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी में क्या होता है, बेसिकली आपका पाथवे चलता है IP3 डैग, जिसमें IP3ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर होके वहां से कैल्शियम का रिलीज करवाता है विच लीड्स टू स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी, तो दैट इज ट्रू। एंड पोटेशियम मीडिएट नहीं करता, कैल्शियम करता है। सो हमारे ट्रू कौन से हैं, दैट इज A एंड C, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे हमारी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है ड्राइश परफॉर्म द फेमस प्रेशर प्लेट एक्सपेरिमेंट। अब ये देखो, ये आपका स्पेसिफिकेशन वाला जो है टॉपिक जहां से हमने किया था वहां से, क्योंकि स्पेसिफिकेशन वाला और जो ये सी अर्चिन एम्ब्रियो पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो यहाँ पे भी अब कहीं पे भी इसको ले लो, कॉन्सेप्ट वही है, स्पेसिफिकेशन वाला ही है। ठीक है, तो अब उन्होंने एक परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट जिसपे उन्होंने क्या देखा, दैट he reshuffled the nuclei that would have been in region destined to form endoderm with the presumptive ectoderm region. If segregation of nuclear determinants had occurred, the resulting embryo should have been disordered. However, Draish obtained normal larvae from these embryos. The possible interpretation regarding 8-celled sea urchin embryo are: the prospective potency of isolated blastomere is greater than its prospective fate. क्या ऐसा है? अब यहाँ पे बोला क्या गया है कि एक फेमस उन्होंने प्रेशर प्लेट एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक 8 सेल सी अर्चिन का एम्ब्रियो लिया, जिसमें उन्होंने क्या कर दिया, जो न्यूक्लियाई जिन्होंने नॉर्मल रीजन में एंडोडर्म बनाना था उनको कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, एक्टोडर्म में। ठीक है, लेकिन रिजल्टिंग एम्ब्रियो को डिसऑर्डर्ड मिला, मतलब स्ट्रक्चर्स जो थे वो देखने को नहीं मिले। अब देखो यहाँ पे नहीं मिले मतलब कहीं ना कहीं ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिल रही है। अगर कंडीशनल होती तब तो कंपेंसेशन हो जाता, कंपेंसेशन हो जाता तब तो आपको नॉर्मल एम्ब्रियो मिलता, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मल एम्ब्रियो आपको देखने को नहीं मिल रहा, डिसऑर्डर्ड आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है, व्हिच मींस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, सो अगर हम बात करें दैट इज बेसिकली द सेकंड आपकी पॉइंट है द प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी एंड द प्रोस्पेक्टिव फेट वर आइडेंटिकल, नहीं आइडेंटिकल बिल्कुल नहीं है। sea urchin embryo is harmoniously equipotential system because all of its potentially independent parts interacted together to form a, ये भी नहीं है। D is regulative development occurs where location of cell in the embryo determines its fate, that is true। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सी करेक्ट हो जाती है, that is A, C and D, B is incorrect। ठीक है, A, C and D जो है ये आपकी करेक्ट हो जाती है, ऑप्शन 4। Next is several marine organisms release their gametes into their environment where sperm attraction and subsequent events lead to successful fertilization। मतलब ये बात की गई है external fertilization की। With reference to sea urchins, which one of the following is not true? कहाँ पे इनके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको इनकरेक्ट बतानी है। A स्टेटमेंट है एडिंग ऑफ रिसेक्ट इनटू अ ड्रॉप ऑफ सी वाटर कंटेनिंग स्पर्म्स स्पेसिफिकली अट्रैक्ट्स स्पर्म्स ऑफ that species, that is a Puncculata, ये sea urchin की species है। Next, IP3 is formed initially at the site of sperm entry and release sequestered calcium. Next, calcium prevents docking of cortical granules of the egg to the cell membrane. Inhibitors that specifically block PLC zeta can be circumvented by micro-injecting IP3 into the egg. ये दिया गया है, that is from the slow block। ठीक है, जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन है स्लो ब्लॉक, वहां से क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि अगर आपने रिसेक्ट की एक ड्रॉप डाल दी वाटर में जहां पे स्पर्म्स हैं, तो जैसे ही वहां पे रिसेक्ट डाला, रिसेक्ट क्या है, दैट इज स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड। अब अगर आप ये सोचो पानी है, यहाँ पे आपने एक ड्रॉप जो थी वो डाल दी, जितने भी स्पर्म्स थे वो इस ड्रॉप की साइड अब यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएंगे, होंगे क्यों होंगे, क्योंकि दैट इज अ स्पर्म अट्रैक्टिंग पेप्टाइड। ठीक है, ये अट्रैक्ट करेगा बेसिकली, सो दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। सॉरी, सेकेंड स्टेटमेंट है IP3 is formed initially at the site of sperm entry। IP3 फॉर्म हुआ था एंड वो क्या कर रहा था, ER में जाके जो भी सिक्वेस्टर्ड मतलब हिडन छुपा हुआ कैल्शियम था उसको रिलीज कर रहा था, दैट इज ऑल्सो ट्रू। बी भी आपकी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। नाउ सी स्टेटमेंट की बात करें, कैल्शियम प्रिवेंट्स डॉकिंग ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स ऑफ द एग टू द सेल मेम्ब्रेन, कि वहां पे क्या होगा, जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं वो बाद में क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर लेते हैं मेम्ब्रेन्स को और वहां से कंटेंट रिलीज होता है। तो ये
कैल्शियम जो है उस चीज को प्रमोट करता है, एनहांस करता है, प्रिवेंट नहीं करता। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। यहाँ पे आप बोलोगे एनहांस करता है या फिर प्रमोट करता है, नॉट प्रिवेंट। बाकी स्टेटमेंट ठीक है, ये यहाँ पे वर्ड गलत है। सो एफ जो है, सॉरी, सी स्टेटमेंट जो है दैट इज फॉल्स। नाउ फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें, इनहिबिटर्स दैट स्पेसिफिकली ब्लॉक पीएलसी जीटा। कोई ऐसे इनहिबिटर हैं जो कि पीएलसी जीटा को ब्लॉक कर दिया। अब जब इसको ब्लॉक कर दिया तो वहां से क्या होगा, IP3 और डैग जो है वो नहीं बनेंगे। ठीक है, IP3 और डैग नहीं बनेंगे। IP3 नहीं बना तो कैल्शियम जो है वो रिलीज नहीं होगा। ये है, अगर इसको इनहिबिट कर दिया जाए तो इसको हम कैसे जो है उसको ट्रीट कर सकते हैं, बाय इंजेक्टिंग IP3 इनटू द एग। अब हमने जब IP3 ही एग में इंजेक्ट कर दिया तो वी डोंट नीड दिस पीएलसी जीटा। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट IP3 मिल गया, वो जाके ER में एंटर करेगा, वहां से कैल्शियम रिलीज करवाएगा और आपका यहाँ पे स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी जो है वो रिएक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सो ऑप्शन सी यहाँ पे जो है वो इनकरेक्ट है, बाकी सारी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आपसे इनकरेक्ट ही जो है वो पूछा गया था। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ सी अर्चिन बीटा कैटेनिन एक्यूमुलेट्स प्रीडोमिनेंटली इन द माइक्रोमेयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, नॉर्मल डेवलपमेंट में क्या होता है, अब ये क्लीवेज से आया है। ठीक है, क्लीवेज में आप देखोगे क्या होता है, यहाँ पे एनिमल हाफ होता है एंड दैट इज द वेजिटल हाफ। और एनिमल हाफ, वेजिटल हाफ में भी आपको बहुत सारे यहाँ पे जो है बेसिकली मैक्रोमेयर्स होते हैं, माइक्रोमेयर्स होते हैं। क्लीवेज में आप ये चीजें देखते हो। अब बोला गया है कि बीटा कैटेनिन जो है, अब बीटा कैटेनिन ये भी आप देखना, जो बीटा कैट और जो आप बोल सकते हो GSK3 हैं वो एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं। मतलब जहां बीटा कैट प्रेजेंट है वहां ये नहीं होगा, जहां ये है वहां पे बीटा कैट आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोनों एंटागोनिस्टिकली वर्क करते हैं। सुना होता क्या है सी अर्चिन में, जो एनिमल हाफ है वहां पे आपका GSK3 होता है और वेजिटल में जो है वो बीटा हाफ होता है। अब बीटा कैटेनिन होता है। अब बीटा कैटेनिन क्या बोलता है, वो बोलता है यहाँ पे एंडोडर्म और मेसोडर्म बनानी है, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म बनानी है। एंड जो यहाँ पे GSK3 है वो बोलते हैं एक्टोडर्म बनानी है। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें चलती हैं कि एनिमल हाफ में GSK3 है वो बोलता है एक्टोडर्म बनेगी, वेजिटल हाफ में आपका बीटा कैट है वो बोलता है एंडोडर्म एंड मेसोडर्म बनेगी। उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स आपके पास गिवन है। इफ GSK3 इज ब्लॉक्ड इन डेवलपिंग एम्ब्रियो, सोचो अगर GSK3, अब यहाँ पे सिनेरियो देखो, यहाँ पे मैंने बोला कि GSK3 प्रेजेंट है, दैट इज एनिमल हाफ। ठीक है, ये एनिमल हाफ है। और यहाँ पे वेजिटल में क्या प्रेजेंट है, वेजिटल में प्रेजेंट है बीटा कैट। अब सिनेरियो क्या होगा, ये यहाँ क्यों प्रेजेंट नहीं है। अगर मैं बात करूं बीटा कैट की, बीटा कैट एनिमल में क्यों प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि GSK3 ने इसको यहाँ पे ब्लॉक करके रखा है। सेम GSK3 यहाँ प्रेजेंट नहीं है क्योंकि बीटा कैट ने वहां उसको ब्लॉक करके रखा है। ठीक है, तो अब हमने क्या बोला कि GSK3 को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया यहाँ से, मतलब वो ब्लॉक हो गया। जब ये ब्लॉक हो गया तब तो बीटा कैट का राज हो गया सारे के सारे एम्ब्रियो में। मींस बीटा कैट जो है वो पूरे के पूरे एम्ब्रियो में एक्यूमुलेट हो जाएगा। जब एक्यूमुलेट हो जाएगा तो यहां से क्या बन रहा था, एक्टोडर्म बन रही थी। तो अब एक्टोडर्म जो है वो नहीं बनेगी, पूरा के पूरा एम्ब्रियो जो है कैसा फेट ले लेगा, फेट ले लेगा दैट इज एंडोडर्मल एंड मेसोडर्मल। क्यों, क्योंकि अब बीटा कैट ही पूरे के पूरे एम्ब्रियो को गवर्न कर रहा है। सो ऑप्शंस देखते हैं, बीटा कैट accumulation in nuclei of large micromeres will be inhibited leading to formation of ectodermal। इनहिबिट कैसे होगा, क्योंकि GSK3 ही नहीं है तो बीटा कैट को तो रोकने वाला ही कोई नहीं है, तो इनहिबिट नहीं होगा। दैट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बी स्टेटमेंट है बीटा कैट विल एक्यूमुलेट इन द न्यूक्लियाई ऑफ ऑल ब्लास्टुला, करेक्ट है, लीडिंग टू एक्टोडर्मल। एक्टोडर्म तो उसका फेट ही नहीं है, उसका फेट है एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, एक्टोडर्म नहीं बनेगा, सो दैट इज आल्सो इनकरेक्ट। B is beta cat will accumulate in nuclei of all blastula cells leading to animal cells getting specified as endoderm and mesoderm, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे जो एनिमल हाफ है ये तो बाकी वेजिटल बना ही रहे थे, उनका तो नॉर्मल फेट था, लेकिन जो एनिमल का फेट था दैट वाज एक्टोडर्म, वो भी आपका कैसा हो जाता है, दैट इज एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। Next, beta cat which accumulate in nuclei of large micromeres will be inhibited leading to animal cells getting specified। नहीं, ये भी नहीं है। So option 3 जो है, option C जो है वो आपकी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन C। Here you can see, यहाँ पे देखो ये वेजिटल पोल है, यहाँ पे आपका बीटा कैट प्रेजेंट होगा।
और यहाँ पे एनिमल पूल पे कौन है, दैट इज GSK3। एक दूसरे को इन्होंने ब्लॉक करके रखा हुआ है। अब हमने बोला जब हमने इसको, यहाँ पे एक्टोडर्म बन रही है और यहाँ पे आप देख सकते हो एंडोडर्म एंड मेसोडर्म बन रही है। अब जब इसको ब्लॉक कर दिया तो ये पूरे के पूरे एम्ब्रियो में आपके एनिमल हाफ को भी कैसा स्पेसिफाई कर देगा, इट विल स्पेसिफाई एज मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, सो आपको यही पूरे में मिलेगा, एक्टोडर्म देखने को नहीं मिलेगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट सी अर्चिन डेवलपमेंट। इसमें फर्टिलाइजेशन एंड क्लीवेज के क्वेश्चंस जो थे वो प्रैक्टिस किए। आई होप यू लाइक द सेशन, तो सेशन को शेयर जरूर करना, एंड फॉर फ्री कंटेंट यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल। एंड इन केस कोई भी डाउट या क्वेरी आपको रहती है तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।